शिक्षा हर दिन एक नई शुरुआत है और आज की इस चर्चा की एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं जहां पर ईएसआई की हम बात करेंगे। ईएसआई की स्ट्रैटेजी पर हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ ईएसआई की हमारी एक्सपर्ट मेंटोर रितिका मैम हमारे साथ हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। ईएसआई जितने भी हमारे मेजर एग्जाम्स हैं जो हम डील करते हैं, बीट आरबीआई, नबार्ड, आईएफएससीए, सेबी, सिडबी और एसओ के एग्जाम्स, ठीक है, इनमें जहाँ जहाँ आपका इकोनॉमिक्स और सोशल इशू आपके एग्जाम में आता है, उन सब की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब से आपको शुरू करना है, कहाँ से आप ईएसआई कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम आज के सेशन में, आज की इस चर्चा में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक मैम शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, चर्चा का जो एक एजेंडा है वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज डाउट आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी परमानेंट वीडियोस बना के बच्चों को दे दें सब्जेक्ट वाइज, कि वो कभी भी देख सकते हैं उनको, और हर एक सब्जेक्ट की एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनको पता चल जाए। उनको इस बार तैयारी शुरू करनी है, 2025 में करनी है, क्या सोर्स होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कोई फ्रेशर है या किसी ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, तो सब कुछ उनको एक जगह पर मिल जाए, ऐसी वीडियो यहाँ पर मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। सो मैम शुरू करते हैं आई गेस। ओके, सो सबसे पहले मैम, अगर ईएसआई की मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि ईएसआई एक्चुअली है क्या। सो प्लीज पहले वो बताइए आप। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स, जो आपने सोचा कि हम हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पे वीडियो लेकर आएँ, ताकि जिसको कई स्टूडेंट्स का कुछ कुछ वीक पॉइंट्स भी रहते हैं कि मेरा ये वीक पॉइंट है, तो लेट मी सी द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मन में किसी भी तरह का, स्पेशली रिलेटेड टू ईएसआई। Now coming to your question, ma'am. So ESI is basically economics and social issues. तो ये एक सब्जेक्ट है कहने को तो, लेकिन ये बना है दो कंपोनेंट से जी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बच्चे ना इसे इकोनॉमिक्स समझ के डर जाते हैं कि ESI है, इकोनॉमिक्स है, तो मुझे तो आता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। बट पॉइंट इज, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो इकोनॉमिक्स एक पार्ट है इस सब्जेक्ट का। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सोशल इश्यूज, और सोशल इश्यूज कभी स्टैग्नेंट नहीं होते, हर समय के साथ साथ में वो इश्यूज बदलते रहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ योर इकोनॉमी, आपका गवर्नमेंट का क्या काम है, फिस्कल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, बजट क्यों लाती है गवर्नमेंट, आरबीआई का क्या काम है, कैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, क्यों करता है, ये एक सेक्शन है स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज अगेन करंट अफेयर्स, जहाँ पे सोसाइटी में चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जेंडर इश्यूज हो, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं, इनके लिए क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं और क्यों हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो डरने की बात नहीं है ये सोच के कि ये तो इकोनॉमिक्स है। जी, इट इज नॉट दैट, इट इज अ ब्लेंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इकोनॉमी एंड द करंट अफेयर्स पार्ट। तो कॉन्सेप्ट समझने हैं और रटने भी हैं, दोनों चीजें यहाँ पे आपकी काम आएंगी ईएसआई में। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड हियर, इस सब्जेक्ट से डरना थोड़ा सा जायज भी है बच्चों का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं निकल के आया है, बिकॉज ऑफ अगेन द सेम थिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगी। जहाँ पे तो आपको सिर्फ लिखना है, कॉन्सेप्ट याद करके आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, पर जहाँ आपको अपने ओपिनियंस बतानी है या आपको बिल्ड करना है अपना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, वहाँ नंबर थोड़े से कम मिलते हैं। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप इस पे होल्ड बना लेते हो इस सब्जेक्ट पे, तो फेज 1 के करंट अफेयर्स में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ, नाबार्ड की बात करूँ, फेज 2 में तो फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट ही है ये। एंड इन इंटरव्यू एज वेल, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग तो इज गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जाम। एग्जैक्टली, यस। सो दैट इज व्हाट अबाउट ईएसआई। तो मैम, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने आरबीआई, नबार्ड, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम नहीं दिया है, मे बी कभी बैंकिंग भी ना दिया हो, और उसको ईएसआई कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? हाँ जी, और एक और चीज़ कि कितने मिनिमम महीनों में वो कंप्लीट कर सकता है ईएसआई? अब इसका आंसर मुझे पता है, बट बच्चों का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि कितने कम टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं। राइट। तो कितने समय में कवर कर सकते हैं हम, आपका पहला एक ये आंसर करते हैं।
और फिर उसके बाद है एक और क्वेश्चन दूसरा वाला था आपका कि कैसे हाँ कवर जी, कर सकते कैसे हैं एक फ्रेशर है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टाइमलाइन की अगर बात करें तो आई वुड बी ऑनेस्ट हियर, करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ईएसआई का, वो एक बार शुरू किया आपने तो वो चलता रहेगा। ट्रू, वो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। वो इन योर फेज 1, इन योर फेज 2, इन योर इंटरव्यू आप पढ़ते रहोगे। लेकिन अगर जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चैप्टर है रिलेटेड टू द सिलेबस, वो आप इजीली कवर कर सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 45 days to 60 days। तो 2 महीने का समय अगर आप दोगे, बहुत अच्छे से सिलेबस आपका डन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स आप जब स्टार्ट करोगे तो आई वुड से कि 6 months के करंट अफेयर्स हमें पेपर से पहले पढ़ने होते हैं मिनिमम। ओके, मान के चलते हैं कि जून में पेपर है आरबीआई का, अज्यूम करते हैं, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग हियर, अज्यूम कर रहे हैं, तो आप जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स अगर पढ़ोगे तो वो डिसेंट कवरेज है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने भी ऐड ऑन कर सकते हो, लेट्स से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ एडिशन टू योर प्रिपरेशन, दैट्स इट। बट 6 महीने अच्छे से करके जाओ, दैट विल बी एनफ। ओके। और स्टैटिक मैंने बताया 45 days to 60 days। एंड या जी, यू वर सेइंग और समथिंग। फ्रेशर कैसे स्टार्ट करें, अगेन वही करना है। फ्रेशर को अपना सिलेबस उठाएं, सोर्सेज हैं, देयर आर मल्टीपल बुक्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे तो मैं उन बुक्स के नाम बताऊंगी। आप उन बुक्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए, एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए कि लेट्स से 40 days या 45 days कि मुझे ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेनी है, एंड देन यू स्टार्ट कवरिंग योर करंट अफेयर्स। कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, कुछ इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का। बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि मैंने पहले नहीं पढ़ा, मेरा इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, बहुत सारे टॉपर मोस्ट ऑफ देम आर बैकग्राउंड फ्रॉम नॉट दिस बैकग्राउंड। Right. और लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसे बिना डर के ये समझोगे ना कि इट इज एक्चुअली माई सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज माई फ्रेंड, तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगा ये सब्जेक्ट, मैं ये कहूँगी। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, बुक्स वगैरह के बारे में, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर एक फ्रेशर को शुरू करना हो, अपनी फाउंडेशन, अपने बेसिक्स क्लियर करने हो इकोनॉमिक्स के, तो कौन सी किताब रेफर करनी चाहिए? See, if a candidate has a lot of time, by which I mean more than 6 months, आपकी एग्जाम को पढ़े जैसे हुए में हैं, भी लाइक अभी टाइम है, नवंबर दिसंबर, लेट्स से हाँ, 2024 जैसे अभी time। फॉर द 2025, True। अभी टाइम है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी साथ में पढ़ रहे हो। माई सजेशन टू यू वुड बी कि आप 11th-12th की इकोनॉमिक्स की बुक्स उठा लीजिए, थोड़े थोड़े वहाँ पे बेसिक्स पढ़ लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, और आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जैसी चीज़ें पढ़ लीजिए। नहीं, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे इतना नहीं करना है, मुझे सिलेबस बता दो, यू कैन पिक अप इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ प्रिपरेशन। रमेश सिंह एक बुक आती है, नाउ दैट बुक इज फॉर यूपीएससी, अच्छी खासी बल्कि है ना, लेकिन आपको उसमें से सिलेक्टिवली पढ़ना है। द चैप्टर्स दैट आर गिवन इन योर आरबीआई और नाबार्ड सिलेबस, बोथ आर सेम, ईएसआई इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ, या तो वो पढ़ लीजिए आप। और इसके भी अलावा अगर स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं आजकल, बिकॉज एवरीवन इज लाइक कि हमें एक सोर्स मिल जाए जहाँ सब कुछ कवर्ड हो, तो आपके कोर्स में ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड, चाहे वो मेंटोर पढ़ा रहे हैं या नोट्स मिल रहे हैं, आप उसको रेफर कर लीजिए। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये टॉपिक वहाँ है, ये टॉपिक वहाँ है, यू हैव वन थिंग, सब कुछ वहाँ पर है, उसको गो थ्रू कीजिए, एंड देन यू हैव टू बिल्ड दैट सब्जेक्ट अप विद करंट अफेयर्स। मैम यहाँ पे आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि करंट अफेयर्स जो है उसमें स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, नीति आयोग ने रिलीज किया, यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, तो जो भी चीज़ें सोशल इम्पैक्ट लाती हैं, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट, स्कीम्स या पॉलिसीज आपको पढ़नी है, वो ईएसआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। और उनके सोर्सेज जो हैं, अगेन आइदर यू गो टू वन कोर्स, कोई एक सिंगल सोर्स हो सकता है आपका, खुद से करना चाहते हो तो फिर मैम न्यूज़पेपर्स हैं, पीआईबी की वेबसाइट है, ये जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं इनकी खुद की वेबसाइट्स है, यूएनडीपी की वेबसाइट पे चले जाओ, नीति आयोग की वेबसाइट पे चले जाओ, बट दैट इज अ टीडियस टास्क, नॉट दैट इजी। अभी मैं यही सजेस्ट करूंगी इनिशियली स्टूडेंट्स को। ओके, सो स्टैटिक और करंट अफेयर्स, दो चीज़ें मैम ने बोली हैं। स्टैटिक के लिए डेफिनेटली उन्होंने बुक बताया है। करंट अफेयर्स की कोई
ऑफ कोर्स किताब नहीं हो सकती है, वो आपको रेगुलरली फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चे का कि जीए आप कर रहे हो, उसमें भी आपको करंट अफेयर करना है, ईएसआई आप कर रहे हो, उसमें भी करंट अफेयर करना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑल्सो बहुत सारी चीजों में। हाँ जी, तो मैम उस पर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दे दीजिए। तो आई थिंक ये डाउट आपके पास भी आता है, बीइंग द बहुत, मेंटोर, बहुत, जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हो, और मेरे पास तो आता ही है। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ, एक वो वेन डायग्राम नहीं बनता एग्जैक्टली कि ईएसआई का वेन डायग्राम आपने बना लिया, इट इज एक्चुअली अ सब पार्ट ऑफ जीए। तो आप कोई भी नई स्कीम गवर्नमेंट निकाल रही है, कोई योजना सरकार लेके आ रही है, वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट तो है ही। ट्रू। वल्नरेबल जो पीवीटीजीज के लिए स्कीम निकाली थी, वो स्कीम किसने निकाली, क्या पर्पस है, जीए में भी पूछ सकते हैं और ईएसआई में भी। लेकिन इनमें डिफरेंस ये आता है कि ईएसआई में क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन डेप्थ, बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक पैसेज दे देंगे, ऑल द फीचर्स ऑफ द स्कीम आर गिवन। अब उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, और ये पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करो कौन सी स्कीम है, इस स्कीम में कौन बेनिफिशियरीज नहीं है। तो या फिर कुछ नाम दे दिए कि बताइए कि क्या ये बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम के। तो ऐसा क्वेश्चन हम जीए में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो उसी को इतने इन डेप्थ अगर आप पढ़ोगे तो वो आपका जीए भी कवर्ड हो जाएगा एंड आपका ईएसआई भी कवर्ड हो जाएगा। एंड आई थिंक इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको मेंस पर्सपेक्टिव से, फेज 2 और डिस्क्रिप्टिव या फिर मेंस में जो हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, उतना डेप्थ में पढ़िए कि आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उसको पढ़ रहे हैं और उसको आप फेज 1 के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है। सो राइटली मेंशन कि जीए या करंट अफेयर्स एक बड़ा सर्कल है, उसमें एक सब पार्ट या फिर एक छोटा सर्कल एक ईएसआई का है, जिसमें मेजरली इकोनॉमी और सोशल इश्यूज वाले टॉपिक जो हैं आपको करने होते हैं। ठीक है, और अगेन सिमिलैरिटीज भी हैं और थोड़ा सा सेग्रीगेशन भी दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में है, बट हम दोनों में ही आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन इट मोर, आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू टू नेम फ्यू टॉपिक्स ऑफ जीए जो एक्सक्लूसिव हैं, like which might not be related to ESI, ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी रहे कि ये पार्ट मुझे सिर्फ फेज 1 के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है ये तो सिर्फ जीए है, वो उतना ही रेलेवेंट है फेज 1 क्रैक करने के लिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आप बता दें। सो लेट्स से अपॉइंटमेंट्स एक टॉपिक है, ठीक है, अवार्ड्स एक टॉपिक है, मर्जर्स होते हैं, एमओयूज होते हैं, वो एक टॉपिक है, अवार्ड्स एक टॉपिक है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शंस में से भी टॉपिक आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है बहुत सारी, नेशनल अफेयर्स हैं, कुछ स्टेट के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बट स्टेट रेलेवेंट कोई न्यूज़ आई है। तो ये वाले जो पर्टिकुलरली टॉपिक होते हैं ये आपके फेज 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फेज 2 में ये आपके नहीं आएंगे, वेयरएज फेज 2 में जो चीज़ें आ सकती हैं वो भी फेज 1 में आपकी आ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईएसआई और जो जीए वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम आपके जीए में भी पूछी जा सकती हैं, आपके रिपोर्ट्स एंड डाइसेस वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली जीए में आपके अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, ये वाले एक्सक्लूसिवली जीए का पार्ट है। ठीक है, सो यही एक मेजर डिफरेंस था। ओके मैम, सो आई थिंक फ्रेशर कैसे शुरू करें ये हम कर चुके हैं, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। आई थिंक द बेस्ट वुड बी कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, अपने बेसिक्स हम एनसीईआरटी से या कुछ किताबों से क्लियर कर सकते हैं और फिर डेली पीआईबी वगैरह हम फॉलो कर सकते हैं। या फिर अपार्ट फ्रॉम लाइक फॉलोइंग, rather than following the websites like PIB या फिर खुद से सोर्स पे जाके, जैसे विकासपीडिया गवर्नमेंट स्कीम्स का सोर्स है, इस पे जाने की बजाय अनदर थिंग दैट स्टूडेंट्स कैन डू इज, जैसे हमारी वेबसाइट है अड्डा की, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स अपडेट कर देते हैं। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस, वो भी आपके करंट अफेयर्स कवरेज कर देगा, रादर आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। बट अगेन वहाँ पे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर स्कीम आई है तो क्या वो इन डेप्थ वहाँ कवर्ड है, मोस्टली रहती है, बट स्टिल ईएसआई के पर्सपेक्टिव से आप यूट्यूब सेशंस बहुत सारे रहते हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हो। या फिर इसके लिए और अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें खुद को टेस्ट मत करने लग जाना। बच्चे क्या करते हैं, उसे देख के डर जाते हैं कि यार मुझे तो आता नहीं है, नहीं आएगा, पढ़ा नहीं था ना तब, वो पेपर नहीं दिया था, लेकिन डायमेंशन समझ पाएंगे।
कि इस स्कीम से इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल, दिस वाज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। तो ये आप कर सकते हो ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे ये कवर करना है और नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। क्योंकि ये भी बच्चों को काफ़ी रहता है कि मैं नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है गोल्डन रूल कि नोट्स बनाने ही हैं। इफ़ यू फील लाइक दैट नोट्स बना के मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ चीज़ों को, बनाइए। नहीं अगर नोट्स बनाने आपको पसंद है देन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स इफ नीडेड। यही मैं कहना चाहूँ। तो मैम अगर एक सब्जेक्ट के लिए सपोज इफ आई एम अ फ्रेशर और मैंने एक एग्जाम के लिए ESI प्रिपेयर कर लिया, क्या उसी प्रिपरेशन को मैं मल्टीपल एग्जाम्स में यूज कर सकती हूँ? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली। ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज RBI ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए का बिल्कुल कॉमन है। तो इफ़ यू प्रिपेयर इट फॉर RBI, नाबार्ड की प्रिपरेशन डन है। डिफरेंस कहाँ आ सकता है कि इकोनॉमी वाला एंगल थोड़ा RBI में पूछा जाएगा, जबकि उससे थोड़ा एग्रीकल्चर से लिंक कर दिया जाएगा नाबार्ड में। फॉर एग्जाम्पल RBI में मे बी पूछ लेंगे आपसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है। नाबार्ड में नॉट एग्जैक्टली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेकिन जो स्कीम्स अभी रिलीज की गई हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। कुछ हंगर रिपोर्ट्स आती है मे बी, वो जो मे बी एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट को रिलेट करती है या ओवरऑल सोसाइटी को करती है, बट द कोर सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ RBI एंड नाबार्ड। नाउ फॉर अदर सब्जेक्ट्स जैसे है सेबी, तो उसमें कुछ टॉपिक्स तो आपके इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहाँ कोर इकोनॉमिक्स आता है, सोशल इश्यूज नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स कॉमन है, कुछ आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, बट यू हैव अ बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इरिडाई में भी ESI है लेकिन इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, तो जो पढ़ा है वो तो ठीक है, पर इंश्योरेंस भी ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है दैट इफ यू कवर ESI तो बेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एग्जाम थोड़ा तो आपको बिल्ड अपॉन करना पड़ेगा। ओके सो बेसिकली आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर आपने जैसे NCERT या कोई भी एक सिंगल एग्जाम की तैयारी करी, बस हाँ उस बिल्डिंग को थोड़ा ब्यूटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, एंड आई थिंक बेसिक्स क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके मैम, नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने स्टैटिक कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, हमने सोर्सेज के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं मैम। तो अगर एक बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उसको प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं तो वो कहाँ से मिल सकते हैं? प्रैक्टिस पेपर्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट, राइट। RBI में 50 मार्क्स का आपका MCQs रहता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, एंड नाबार्ड में भी आपका 50-50 का डिवीजन है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस MCQs में जो स्टैटिक MCQs हैं वो आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी उसमें थोड़े MCQs दिए होते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए टॉपिक डाल के, जैसे BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के MCQs में भी मिल जाएंगे। अगेन बट मैं जब ये बताती हूँ ना तो मैं खुद बहुत कन्विक्शन से नहीं बता पाती, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए करना। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि इफ़ यू are putting in a lot of effort to go for any course. I would like, we can vouch here for Adda, but others also, अगर आपको लगता है कोई और कोर्स अच्छा लग रहा है आपको, ले लो। एटलीस्ट MCQs नहीं ढूंढने पड़ेंगे। You will not have to go and find each and every topic, है ना, कि मुझे बताओ इसके MCQs मिल जाएं, बट इजीली फिर भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा गूगल करोगे, टेलीग्राम पे ढूंढोगे, अगर खुद से ही कोई करना चाहता है। और MCQs कैसे करना बेहतर होते हैं कि मैं सेक्शनल वाइज करूँ? लेट्स से मैंने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो उसके साथ साथ मैं MCQs कर लूँ, या एक बार पूरा सिलेबस करके मैं फुल लेंथ दूँ MCQs? आई थिंक बोथ द थिंग्स शुड बी डन, कि वंस यू कंप्लीट वन चैप्टर और वन टॉपिक, थोड़े से उसके MCQs कर लो ताकि अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाए, और फिर जब सिलेबस हो गया है तो फुल लेंथ होना चाहिए। एंड पोस्ट दैट फिर करंट अफेयर्स के MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक है मैंने पढ़ा था PDF या मैम का वीडियो देखा था, दूसरा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, क्योंकि पेपर में तो करंट और स्टैटिक मिक्स्ड आएंगे ना। बिल्कुल। तो MCQs की प्रैक्टिस जरूरी है, एंड आंसर राइटिंग। अभी आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि अब थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे शुरू करना है, कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, सब कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो इफ I would assume you are a person
जो देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे हैं, मे बी काफ़ी साल हो गए लिखे हुए, टाइपिंग नहीं की होती, लिखे भी होते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ ज़रूरी हैं। एक है यू शुड हैव अ गुड टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग स्पीड नहीं, आपका टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि टाइपिंग की क्या स्पीड है, लेकिन एक डिसेंट स्पीड फिर भी होनी चाहिए। लाइक यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट कंप्लीट योर पेपर, है ना? ऑफ कोर्स 2000 वर्ड्स आते हैं आपके, 4 क्वेश्चंस हैं जो उसमें, 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं 400 वर्ड्स ईच एंड 2 क्वेश्चंस आर ऑफ 600 वर्ड्स ईच। तो 2000 वर्ड्स यू शुड बी एबल टू राइट इन अ स्पैन ऑफ लाइक 70 मिनट्स, 75 मिनट्स में। इतनी टाइपिंग मेंटेन करो, क्योंकि आता सब कुछ है, लिख नहीं पाए हो उसका फायदा नहीं होने वाला उतना। तो एक तो टाइपिंग अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। सेकंड इज अगेन टू कवर द सिलेबस एंड टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट। इसके लिए पहली चीज़ क्या होती है मैम, जैसे हम बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, सो यू रीड एडिटोरियल्स या ओपिनियंस। एक एडिटोरियल पढ़ा, उसको समराइज कर दो और उसको टाइपिंग की फॉर्म में लिख दो कि जो पढ़ा उसको समराइज कर दिया। इससे टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो गई, काइंड ऑफ नोट्स बना लेना। राइट राइट, और प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, और नोट्स भी बन गए हमारे। उससे आप बाद में जाके ये भी पता रहेगा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। दिस इज फॉर द बिगिनर्स। ये शुरू में आप कीजिएगा, लेटर ऑन जब आपका सिलेबस कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस नहीं आता, अब अगर आपको पता ही नहीं है कि लेट्स से व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, क्या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, या आपको पता ही नहीं है कि लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या करती है, तो आप लिख कैसे पाओगे, है ना? तो सिलेबस कवर जब आपने कर लिया, देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, टाइपिंग आंसर्स। तब तक न्यूज़पेपर के थ्रू प्रैक्टिस हो चुकी होगी, सिलेबस कवर हो चुका होगा, और ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट। आंसर लिखते हुए इंट्रो चाहिए आपको, बॉडी चाहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अच्छे चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अगर आंसर नहीं लिखा तो स्कोरिंग नहीं होगा। लिखा है आपने पर नंबर नहीं मिलेंगे बेसिकली आपको उतने अच्छे जितने आपको मिल सकते थे एक फॉर्मेट में लिख के। ओके, सो वेरी वेल सेड मैम। तो सब कुछ मैम ने फेज 1 से लेके फेज 2, डिस्क्रिप्टिव, सोर्सेज, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, सब कुछ हम डिस्कवर ही किया है यहाँ पर। स्पेशली जितने लोग फ्रेशर्स हैं उन्होंने डिस्कवर ही किया होगा। तो यहाँ पर मैम टू कंक्लूड एवरीथिंग, अगर 3-4 पॉइंट्स में मेजर आप सब कुछ समराइज करना चाहे अबाउट ESI एंड हाउ टू अप्रोच इट, तो प्लीज डू इट। जी, सो टू समराइज मैं ये कहना चाहूँगी कि ESI इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप उसे बिना डर के पढ़ते हो तो वो आपको बहुत साथ देगा आपके अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जब आप अखबार पढ़ते हो ना, बहुत सारी टर्म्स समझ में नहीं आती हैं। ESI ऐसा सब्जेक्ट है, वो सारी टर्म समझने में हेल्प करेगा आपकी। फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, GDP क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक तो डर निकाल दो अपना, कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, पहले नहीं पढ़ा है, मेक्स नो डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Second is ensure that you cover the static concepts initially itself. शुरू में ही अपने 5-6 कोर चैप्टर्स रहते हैं। आई वुड लाइक टू नेम दोज चैप्टर्स। प्लीज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका पहला चैप्टर है, नेशनल इनकम से रिलेट करता हुआ। पॉवर्टी एलिविएशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकेंड चैप्टर है। देन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, और जो मल्टी कल्चरलिज्म जिससे हम रिलेट करते हैं, लाइक डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन। अगर ये पढ़ लिया आपने अच्छे से, आप ये समझो आपका 80% तो सिलेबस डन है। इनको पढ़ लो बस, उसके बाद करंट अफेयर्स हैं आपके, विच यू हैव टू कीप ऑन कवरिंग टिल योर एग्जामिनेशन इज एक्चुअली क्लियर्ड। तो मैं यही कहना चाहूँगी, डर हटा के एग्जीक्यूशन की तरफ आ जाइए। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट अभी भी कि ये नहीं समझ में आया, इसका सोर्स एग्जैक्टली बता दीजिए, तो आई थिंक दे कैन कॉमेंट बिलो द वीडियो, राइट? आवर टीम विल बी मॉनिटरिंग इट, हम ज़रूर आंसर करेंगे, एंड दैट शैल बी इट मैम फ्रॉम माय एंड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज की चर्चा, एपिसोड नंबर 2, जहाँ पर हमने ESI की पूरी स्ट्रैटेजी समझी अलग अलग एग्जाम्स के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई और डाउट रह गया हो, आप इस सेशन के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये जो हमारी पहल है, नया इनिशिएटिव है, ये पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, अगेन कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ये चर्चा हर बुधवार को रात को 10 बजे आती है,
हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगी। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले बुधवार को रात के 10 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू।